जैसा कि कल मैं आपको बता रहा था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको बता दिया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज से मिलकर बनता है। ठीक है, जिसमें आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज में नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज होता है। तो हम लोग नाउन क्लॉज से ना पढ़ करके कंजक्शन की जानकारी के लिए एडवर्ब क्लॉज से पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण उपवाक्य, वाक्य में वह भी क्रिया विशेषण का ही काम करता है। तो उसी के अनुसार हम पढ़ रहे थे। दो कंजक्शन के विषय में कल पढ़े, जो है जो टाइम बताने वाले कंजक्शन थे आपके, उसके विषय में पढ़े, और जो प्लेस बताने वाले थे उसके विषय में पढ़े। मैंने प्लेस के एक दो एग्जाम्पल और लिखा हूँ। ठीक है, जैसे कंजक्शन लगा करके लिखा है कि ही वेंट वेयर। और देखिए यहाँ पे आपको इसी से जुड़ा जो है कोई भी वाक्य लिखना है और टेंस का ध्यान रखते हुए लिखना है। तो यहाँ पे मैं दो वाक्य लिख दूंगा तो आप आसानी से इसको पूरा कर लेंगे। जैसे ऊपर अभी लिख दूं मैं कि ही वेंट देयर, ही वेंट देयर। अगर मैं इसको लिख दूं ही वेंट देयर और दूसरा लिख दूं ही वाज, ही वाज बर्न देयर। ठीक है, तो आसानी से ये सिंथेसिस किया जा सकता है, लेकिन यह इंटरमीडिएट बेस पे ऐसा देता है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में कि दोनों वाक्य आपका दिया रहेगा और ब्रैकेट में लिख देगा कि आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना है या कंपाउंड में बदलना है या सिंपल में बदलना है। लेकिन हाई स्कूल लेवल पे आपके वैसे नहीं देता है, आधा ही वाक्य आपका लिखा रहता है। ठीक है, तो इसको पूरा करने के लिए ही वेंट वेयर, ही वाज बर्न सीधा लिखेंगे। अब ये देयर जो है आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, कि ही वेंट वेयर ही वाज बर्न, कि वह वहां गया जहां वह जन्म लिया था। तो ये सीधा आपका हो जाएगा देयर के बदले में वेयर, यानी ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया वेयर। तो ही वेंट वेयर ही वाज बर्न। अब यहाँ से और यहाँ से दोनों ये देयर रिमूव हो करके, क्योंकि उन दोनों देयर का काम जो है आपका वेयर कर रहा है। अगर देयर को भी लगाएंगे तो आपका सेंस सही नहीं निकलेगा, यानी कि अर्थ जो है आपका सही नहीं निकलेगा। जैसे लिख दें कि ही वेंट वेयर ही वाज बर्न देयर, कि वह वहां गया जहां यहाँ वह जन्म लिया था। ठीक है, तो ऐसा आपको पढ़ने में सही नहीं लगेगा, इसलिए ही वेंट वेयर ही वाज बर्न, बस इतना ही लिखेंगे। यानी आगे लिख देंगे ही वाज बर्न। ठीक है, ये कंप्लीशन हो गया इसका। अगर यहाँ पे आप इस वाक्य को नहीं लिखना चाहते हैं, यानी इस उपवाक्य को नहीं लिखना चाहते हैं, तो इसके बदले में आप अपने तरफ से भी उपवाक्य लिख सकते हैं। यानी ही वेंट वेयर ही वेंट वेयर ही लिव्ड, ही लिव्ड भी लिख सकते हैं, यानी वह वहां गया जहां वह रहता था। ठीक है, तो इस तरह से भी यह पूरा हो जाएगा आपका वाक्य। कोई जरूरी नहीं है कि इसी को लिखेंगे, बशर्ते इससे आकर के जुड़ना चाहिए सही प्रारूप में। ये जो उपवाक्य लिख रहे हैं वो इस उपवाक्य से मिलकर के सही अर्थ निकाले, ना कि इससे भिन्न अर्थ निकाले, ऐसा उपवाक्य वहां न रखिए आप जो है। तो इस तरह से जो है इसको पूरा कर सकते हैं। अब दूसरा जो है कि ही में गो, यानी कि वह जा सकता है जो है, वेयर एवर जहां कहीं भी। अब देखिए यहाँ पे आपको ये पूरा करना है जो है, ऐसे आपके बोर्ड के एग्जाम में देता है, इतना आपको पूरा करना है। तो लिख सकते हैं, जैसे ये जो है आपका प्रेजेंट में है तो इसको भी लिख सकते हैं कि वेयर ही में गो वेयर एवर ही वांट्स। ठीक है, सीधा लिख सकते हैं बिल्कुल जो है कि ही में गो वह जा सकता है, वेयर एवर जहां कहीं भी, ही वांट्स वह जाना चाहता है। ठीक है, तो यह वाक्य आपका
पूरा हो जाएगा। ऐसे आपके बोर्ड के पेपर में देता है, इसलिए जब आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के सारे कंजक्शन पढ़ लेंगे तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड का सेंटेंस देता है तो उसको आसानी से आप कंप्लीट कर लेंगे। अगर कंजक्शन नहीं भी देगा तो वाक्य को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, इसमें तो यही कंजक्शन आकर के लग रहा है। ठीक है, मिश्रित रहेगा। आपके पास तो चांस होते हैं सैकड़ों वाक्यों के, हजारों वाक्यों के, जो वाक्य आपका जो है बिल्कुल सही सही लग रहा हो कि इससे आकर के जुड़ना चाहिए, तो आप अपने कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड के जितने भी टोटल कंजक्शन है उसमें से जो सही कंजक्शन आकर के यहाँ पुटअप हो रहा है, रखा जा रहा है, उसको रख करके और वाक्य को कंप्लीट कर दीजिएगा जब आपको सभी कंजक्शंस के ज्ञान हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस वाक्य को हम पूरा करते हैं यानी कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं, ये तो कल मैंने बताया था आपको, मैंने एज एग्जाम्पल जो है एक दो और उदाहरण आपको बता दिया ताकि समझ सके आप जो है। अब बात करते हैं हम एडवर्ब क्लॉज के तीसरे प्रारूप की यानी रीजन की। जो है हम अभी बात कर रहे थे टाइम और प्लेस की, अब हम बात करेंगे तीसरे प्रारूप रीजन की। रीजन में आपके कंजक्शन मुख्यतः जो है 3 कंजक्शन लगते हैं। एक हमने आपका बिकॉज लिखा है जिसका अर्थ क्योंकि होता है, दूसरा लिखा है एज जिसका अर्थ जैसा कि या क्योंकि होता है, और तीसरा भी सिंस होता है, इसका भी अर्थ क्योंकि होता है। अभी आपने सिंस का प्रयोग जो है टाइम व्यक्त करने के लिए भी किया, लेकिन वहां उसका अर्थ जब में लेते हैं। लेकिन आप कहीं कहीं किताबों में पढ़ते हैं, देखा होगा आपने, एक सिंस लिखा रहता है तो उसका अर्थ क्योंकि में लिया जाता है। उसी तरह से यहाँ भी इस सिंस का अर्थ जो है क्योंकि में लिया जाएगा यानी कारण व्यक्त करने के लिए लिया जाएगा। ठीक है, तो रीजन यानी कारण बताने के लिए आपके एडवर्ब क्लॉज में इन्हीं 3 कंजक्शंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे सिंथेसिस करेंगे आप इंटरमीडिएट बेस पे तो पूरा पूरा वाक्य लिखा जाता है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, ध्यान रखिएगा, लेकिन हाई स्कूल में ऐसा नहीं होता है। आधा ही वाक्य आपका लिखा रहेगा, आधा आपको स्वयं लिखना है। जैसे अभी मैंने लिखा है तो यहाँ कंजक्शन भी नहीं लगाया। जैसे हमने कहा है he could not attend the class, he means वह, could not means नहीं, attend means ज्वाइन कर सकता है यानी उपस्थित हो सकता है, the class means कक्षा में जो है, यानी वह कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकता है। तो उसका कारण क्या है? ठीक है, तो जाहिर सी बात है, दिख रहा है कि he could not attend the class, कि वह कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकता था। ठीक है, कारण क्या था? अब सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे हम एज का, बिकॉज का या सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। ये वाक्य को पढ़ने से ही पता चल रहा है। अब आगे उसके कारण बताएंगे कि क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज जो भी उसकी रीजन हो, उस रीजन को, अनेक प्रकार के रीजन हो गए, चूंकि हमको वाक्य कंप्लीट करना है तो कोई भी रीजन व्यक्त कर सकते हैं। बिकॉज कर सकते हैं, बिकॉज ही वाज इल। ठीक है, अब देखिएगा मैंने यह पास्ट फॉर्म में लिखा इसलिए उसको भी जो है पास्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे कुड नॉट का प्रयोग हुआ इसलिए यहाँ भी मैंने क्या किया है, ही वाज इल लिख दिया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप वहीं लिखे कि ही वाज इल। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बदले में आप कुछ और भी लिख सकते हैं इस वाक्य को पूरा करने के लिए। कोई जरूरी कि बिकॉज ही लिखिए, कारण बताने के लिए जो है और कंजक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सपोज दैट एज का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, एज का प्रयोग कर लीजिए, एज ही वाज अनहेल्दी, अनहेल्दी भी लिख सकते हैं, एज जैसा कि या क्योंकि, ही वाज अनहेल्दी वह अस्वस्थ था। तो इस तरह से ये वाक्य आपका पूरा हो जाएगा। अगर चाहें तो आप सिंस लगा करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिंस का अर्थ होता है क्योंकि में, यानी कारण बताने के लिए जब आपका एज ए कंजक्शन सिंस प्रयोग होता है, एक संयोजक के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, तो उस स्थिति में उसका क्योंकि में अर्थ लिया जाता है। ठीक है, तो इस वाक्य को पूरा करने के लिए अब कोई जरूरी नहीं है कि हम इसी को लिखेंगे, चाहे तो इसको बदल करके भी कुछ लिख सकते हैं।
यहाँ पे इस वाक्य को पूरा करने के लिए हम चाहें तो दूसरा प्रारूप भी ले सकते हैं, जैसे बिकॉज he had a necessary work at home। ठीक है, क्योंकि उससे घर पर एक जरूरी काम था। तो इस वाक्य को लिख करके भी हम इसको पूरा कर सकते हैं कि he could not attend the class because he had a necessary work at home, क्योंकि उससे घर पर एक आवश्यक कार्य था। तो इस तरह से ये वाक्य आपका पूरा हो जाएगा और उससे भिन्न भी नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला प्रारूप जो है वाक्य का। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रारूप की, यानी एक और एग्जांपल मैंने लिखा है कि शी विल नॉट गो टू कॉलेज। शी विल नॉट गो टू कॉलेज। अब यहाँ पे भी सीधा सीधा दिख रहा है कि क्या कारण है कि वह विद्यालय नहीं जाएगी। सी मीन्स वह, विल नॉट मीन्स नहीं, गो टू कॉलेज यानी विद्यालय नहीं जाएगी। अब उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, तो उसी कारण को व्यक्त करने के लिए हम यहाँ से बिकॉज का प्रयोग करेंगे, बिकॉज। ठीक है, अब सी विल नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज। अब कुछ भी यहाँ जो आपका कारण या रीजन है जो है वो लिख दीजिए, बिकॉज सी इज इल कर दीजिए। ठीक है, बिकॉज सी इज इल। सी विल नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज सी इज इल। इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं कि नेसेसरी रीजन है आपका सी इज इल, क्योंकि वह बीमार है। तो इस तरह से ये वाक्य आपका पूरा हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे बिकॉज के बदले में एज का भी प्रयोग कर सकते हैं या सिंस का भी प्रयोग कर सकते हैं, उनका भी अर्थ हम क्योंकि में लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपके ऐसे वाक्य आए कारण व्यक्त करने वाले या कारण बताने वाले, तो उस स्थिति में जो है आप इन कंजक्शंस का प्रयोग करके और ऐसे वाक्यों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बस आपके यही मुख्य 3 कंजक्शन होते हैं जो रीजन बताने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं, ये तो थे आपके रीजन बताने वाले। अब बात करते हैं इसके अगले पार्ट की, यानी नेक्स्ट भाग की जो है कि अगला कंजक्शन आपका क्या होता है। तो अगला कंजक्शन आपका होता है कंडीशन का। ठीक है, यानी कंडीशन जो व्यक्त करते हैं। ये तो तीसरा भाग था आपका रीजन, लेकिन जो चौथा पार्ट होगा इसका, यानी चौथा भाग जो होगा वो होगा आपका कंडीशन। ठीक है, कंडीशन यानी शर्त बताने वाली स्थिति में आपके प्रयोग किए जाते हैं कौन कौन से कंजक्शन। तो सबसे पहले कंजक्शन इसमें आपका इफ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इफ का प्रयोग जो है हम कंडीशन यानी शर्त व्यक्त करने के लिए करते हैं, ये चौथा भाग है। ठीक है, दूसरा कंजक्शन आपका होता है अनलेस। ठीक है, इस अनलेस का प्रयोग किया जाता है। अनलेस का जब भी आप हिंदी अर्थ निकालते हैं या हिंदी में अर्थ लेते हैं अनलेस का, तो उस अनलेस का अर्थ होता है जब तक न या जब तक नहीं जो है। ठीक है, तो मुख्यतः जो है आपके यही 2 कंजक्शन प्रयोग में ले आए जाते हैं, जैसे इफ हो गया और आपका अनलेस हो गया। एज भी होता है, ठीक है, बट एज का प्रयोग नहीं करते हैं उतना जो है, इसमें सबसे जरूरी होता है इफ और अनलेस। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम देखते हैं कि हाँ इफ और अनलेस का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे कह दें कि वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। ठीक है, अब दूसरा कह दें यू विल पास, यू विल पास। ठीक है, हमने लिखा वर्क हार्ड, यू विल पास। तो
ये दो वाक्य हमने पूरे पूरे लिखे हैं। अब कंडीशन क्या है इसकी जो है, यानी शर्त कैसे व्यक्त कर रहा है कि हम कह सकते हैं कि इफ यू वर्क हार्ड। अब देखिएगा इसमें यू जो है आपका छिपा रहता है, इंपरेटिव का सेंटेंस है वर्क हार्ड, इसमें यू छिपा रहता है। तो जब इफ का प्रयोग आप करेंगे तो यहाँ पे इस यू को आप अपने तरफ से पुटअप कर देंगे, यानी रख देंगे। केवल वर्क हार्ड नहीं लिखेंगे बल्कि उसके साथ साथ यू जो विलुप्त होता है आपका वह भी यहाँ शो हो जाएगा कि इफ यू वर्क हार्ड। ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड कामा कर देंगे यू विल पास, यू विल पास। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला प्रारूप। यानी इस तरह से जो है आप इस प्रकार के वाक्यों को बदल सकते हैं या कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी वाक्य पे अनलेस का भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, अब देखिएगा यह भी लिख सकते हैं कि यू विल नॉट पास। अब देखिएगा यू विल नॉट पास डॉट 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 कर देते हैं कि आगे क्या लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसी वाक्य के प्रारूप को कैसे बदल के पूरा किया जा सकता है, अब देखिएगा उसके लिए कि यू विल नॉट पास यानी तुम पास नहीं होगे। अब मैंने इसका अर्थ आपको क्या बताया है इस कंजक्शन का, जब तक न या जब तक नहीं के प्रारूप में अर्थ होता है इसका। इस अनलेस को हिंदी में अगर अर्थ निकालते हैं तो जब तक न या जब तक नहीं में निकलता है, और इफ का जानते ही आप यदि होता है। तो आप जब इस वाक्य को पूरा करेंगे तो सीधा सीधा लिखेंगे, और हमेशा नेगेटिव सेंस के अर्थ में अनलेस का प्रयोग होता है। तो यू विल नॉट पास अनलेस, अब यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं कि अनलेस। ठीक है, यू विल नॉट पास कि तुम पास नहीं होगे, अनलेस यानी जब तक नहीं जो है, अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक है, वर्क हार्ड सीधा सीधा हो जाएगा ऐसा प्रारूप कि यू विल नॉट पास तुम पास नहीं होगे। अब देखिएगा या सफल नहीं होगे, अब ये निगेटिव अर्थ इस वाक्य के लिए दे देगा तुरंत जो है कि तुम, इसके लिए तो नॉट लगा हुआ है आपका कि यू विल नॉट पास तुम पास नहीं होगे, अनलेस यू वर्क हार्ड जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो या जब तक कठिन परिश्रम नहीं करते हो। तो मैंने इसका कहा है कि अनलेस का अर्थ जब तक न या जब तक नहीं में लेते हैं। तो इस तरह से जो है आपका ये वाक्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं या अगले उदाहरण को देखते हैं कि हम कैसे जो है इफ और अनलेस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो पहला उदाहरण आपका इफ और अनलेस के लिए आपको वाक्य लिखते समय ध्यान रखना है। अब सीधा सीधा कह सकते हैं, देखिएगा कंजक्शन लगा करके लिख रहा हूं कि यू विल गेट, यू विल, कंडीशन की स्थिति है यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, यू विल गेट गुड मार्क्स, आगे मैं क्या कर दूं, डॉट 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 कर दूं। ठीक है, यू विल गेट गुड मार्क्स यानी तुम अच्छे अंक पाओगे या तुम्हें अच्छे अंक मिलेंगे। कब मिलेंगे उसकी शर्त है। ठीक है, अब शर्त की स्थिति दिखेगी आपको, यू विल गेट गुड मार्क्स, आपको अच्छे अंक मिलेंगे या तुम अच्छे अंक पाओगे, लेकिन कैसे पाओगे उसकी शर्त है। क्या शर्त है, इफ यू रीड केयरफुली, इफ यू रीड केयरफुली। ठीक है, या इफ यू स्टडी केयरफुली, ये मैंने बदल करके सटीक तो इसके लिए सीधा लिख सकते हैं आप इफ यू वर्क हार्ड, ये पूरा आपका बिल्कुल सही है, वर्क हार्ड। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन यह भी लिख सकते हैं कि यू विल गेट गुड मार्क्स,
कि तुम अच्छे अंक पाओगे या अच्छे नंबर पाओगे। कब पाओगे, उसकी शर्त क्या है कि इफ यू रीड केयरफुली, इफ यू स्टडी केयरफुली, ठीक है, या इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत करते हो तब। ये अच्छे अंक पाने की शर्त है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यह वाक्य आपका जुड़ सकता है। अब चाहे तो इसी वाक्य पे जो है आप अनलेस का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे प्रयोग करेंगे, लिख सकते हैं कि यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, सीधा लिखेंगे यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, यानी तुम अच्छे अंक नहीं पाओगे। शर्त क्या है उसकी, अनलेस यू स्टडी केयरफुली लिख दें, अनलेस यू स्टडी केयरफुली, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मैंने बदल करके लिखा है, आप इनमें से भी लिख सकते हैं कोई भी, कि अनलेस यू वर्क हार्ड या यू स्टडी केयरफुली, इनमें से कोई भी लिख सकते हैं आप जो है। तो इस तरह से यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, तुम अच्छे अंक नहीं पाओगे। अब जब तक नहीं में अर्थ इसका निकालेंगे तो पूरा वाक्य जुड़ जाएगा कि जब तक तुम ध्यान पूर्वक अध्ययन नहीं करते हो, ठीक है, तब तक तुमको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। वहीं ध्यान पूर्वक अध्ययन कर दोगे तो अच्छे अंक मिल जाएंगे, अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा एग्जाम्पल जो है कंडीशन व्यक्त करने के लिए, ठीक है। अब तीसरे स्थिति में और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके लिए जो है इफ और अनलेस के प्रयोग के लिए एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कह दें कि यू विल नॉट secure good marks in English, अब देखिएगा, मान जाइए यहां अनलेस लगा देते हैं। अब इसके बाद हम डॉट कर देते हैं, ठीक है, कि यू विल नॉट सिक्योर गुड मार्क्स इन इंग्लिश, कि तुम अंग्रेजी में अच्छे अंक नहीं प्राप्त करोगे। अनलेस किस प्रारूप में, अनलेस के प्रारूप में। यू विल नॉट सिक्योर गुड मार्क्स इन इंग्लिश, तुम अंग्रेजी में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाओगे या अच्छे अंक नहीं पाओगे। अनलेस यू इंक्रीज योर वर्ड पावर, अनलेस यू वर्क हार्ड, तो आपका कॉमन उपवाक्य हो जाएगा, कॉमन सेंस, वो बार बार ऐसे वाक्यों पे आकर के सटीक लगेगा, ठीक है। तो उसको आप बार बार लिख सकते हैं कि अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है। लेकिन ये जनरली आपको मैंने लिख दिया है कि अनलेस यू इंक्रीज योर वर्ड पावर, या वर्ड मीनिंग पावर कह लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये वाक्य आपका पूरा हो जाएगा कि यू विल नॉट सिक्योर गुड मार्क्स इन इंग्लिश, कि तुम अंग्रेजी में अच्छे अंक नहीं पाओगे। अनलेस यू इंक्रीज योर वर्ड पावर, जब तक तुम अपना शब्दकोश जो है, ठीक है, यानी शब्द शक्ति जो है बढ़ाते नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह से ये वाक्य आपका पूरा हो जाएगा। अब इसको इफ के प्रारूप में जब हम ले जाएंगे, इफ के प्रारूप में इसको ले जाएंगे तो थोड़ा सा इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्सचेंज करके लिखेंगे कि इफ यू इंक्रीज योर वर्ड पावर, इफ को पहले भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, पहले लगाएंगे तो कामा का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे कि इफ यू इंक्रीज योर वर्ड पावर,
डॉट 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 कर देते हैं, मान जाइए कि इफ यू इंक्रीज योर वर्ड पावर, कि यदि तुम अपने शब्द शक्ति को बढ़ाते हो, ठीक है, इफ यू इंक्रीज योर वर्ड पावर, यदि तुम अपने शब्द शक्ति को बढ़ाते हो, तो कामा करके सीधा लिख देंगे कि यू विल सिक्योर गुड मार्क्स। अब यहाँ नॉट नहीं लगेगा, ठीक है, वो अनलेस के साथ लगा हुआ था, लेकिन अगर इफ का प्रयोग करते हैं तो वहां से नॉट तुरंत रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, यानी सीधा लिखेंगे कि इफ यू इंक्रीज योर वर्ड पावर, कि यदि तुम अपने शब्द शक्ति को बढ़ाते हो तो क्या हो जाएगा, यू विल सिक्योर गुड मार्क्स, तो तुम अच्छे अंक प्राप्त करोगे या अच्छे अंक पाओगे, यह स्थिति हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये था आपका अगला कंजक्शन, यानी जिसको हम कंडीशन कह सकते हैं, यानी शर्त कह सकते हैं। तो शर्त बताने के लिए आपके मुख्यतः इफ और अनलेस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट में। ये तो हमारा चौथा भाग था कंडीशन के रूप में, यानी शर्त व्यक्त करने वाले के रूप में, जिसमें ये कंजक्शंस लगते हैं आपके लिए। अब बात करते हैं इसके अगले कंजक्शन की, ठीक है। चलिए, तो अगले कंजक्शन पे मैं लेकर के चलता हूं आपको कंट्रेस्ट या कंपैरिजन, कोई भी ले लीजिए, कंट्रेस्ट, ठीक है। तो कंट्रेस्ट का मतलब होता है विरोध। जैसा कि अपने कंपाउंड में विरोध के लिए क्या पढ़ा, बट का प्रयोग पढ़ा, एट का प्रयोग पढ़ा, स्टिल का प्रयोग पढ़ा, नेवरदलेस का प्रयोग पढ़ा, हाउ एवर का प्रयोग पढ़ा, ठीक है। तो ये सभी आपके जो है कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, क्योंकि ये सभी जितने भी मैंने बताया आपको वो कौन से कंजक्शन है, आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। लेकिन अब हम बात करते हैं इसी में जो है कंट्रेस्ट की, यानी विरोध बताने वाली स्थिति की। तो वो तो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन थे, लेकिन सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कैसे विरोध व्यक्त होता है, तो इसके लिए कंजक्शन आपके जो है दो, ठीक है, और इसके बाद ऑल दो, ठीक है। ये कंजक्शन आपके मुख्यतः प्रयोग में ले आए जाते हैं, जैसे दो और ऑल दो। तात्पर्य क्या होते हैं इसके, यद्यपि के प्रारूप में, ठीक है, यानी यद्यपि के सेंस में इसको लिया जाता है या लेते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपका दो और ऑल दो के इवन इफ भी होता है, ठीक है, इस इवन इफ का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये कंजक्शंस जो दो और ऑल दो है आपके, या इवन इफ है, ये आपके विरोधात्मक स्थितियों को व्यक्त करते हैं या विरोधात्मक स्थितियों को बताते हैं। ये तो थे कंजक्शन। अब आइए इसके उदाहरण देखते हैं कि हाँ कैसे जो है ये कंप्लीट होते हैं। तो देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था, ये कंजक्शन अधिकांशतः आपके शुरू में लगाए जाते हैं, ठीक है। दो और ऑल दो ये आपके अधिकांशतः प्रारंभ में या शुरू में लगाए जाते हैं, ना कि बीच में या मध्य में लगाए जाते हैं। दूसरा जो उपवाक्य आपका लिखा जाएगा कामा के थ्रू लिखा जाएगा। जैसे कंपाउंड की बात करते हैं, पहले कंपाउंड में मैंने आपको बताया था कि ही इज पुअर, कंपाउंड में मैंने आपको बताया था कि ही इज पुअर, ठीक है, ही इज पुअर। और दूसरा मैंने लिखा था ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, ही इज ऑनेस्ट या ही इज हैप्पी। तो इसको सीधा सीधा जब आपने कंपाउंड में चेंज किया तो इसको क्या लगा करके लिखा कि ही इज पुअर बट, यहां पे आपने क्या लगा दिया, बट, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। सेम वही कार्य जो है इसमें दो और ऑल दो का होता है,
ठीक है। लेकिन किंतु परंतु का कार्य दो और आल दो ये दोनों तीनों करते हैं इवन इफ जो है, ठीक है। तो इसी तरह से अब मैंने कहा है कि लेकिन इसमें आप मध्य में लगा रहे हैं, एट भी लगा सकते हैं, स्टिल भी लगा सकते हैं, नेवरदलेस भी लगा सकते हैं। सबका अर्थ होगा कि ही इज पुअर एट ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, या ही इज पुअर स्टिल ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है तब भी ईमानदार है, ठीक है। तो ये तो कंपाउंड की स्थिति में मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड में ऐसा होता है, लेकिन जब इन्हीं वाक्यों को आप कॉम्प्लेक्स में ले जाते हैं तो शुरू में यद्यपि के सेंस में दो लगा करके जो है यद्यपि के सेंस में कामा के थ्रू लिखते हैं। जैसे इसको लिखेंगे तो ही इज पुअर, अब यहां कामा कर देंगे, ठीक है, दो ही इज पुअर और इसके बाद हम लिखेंगे ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। या फिर इसी वाक्य को लिख सकते हैं कि although he is poor, ठीक है, कामा करके लिखेंगे he is honest, he is honest, ठीक है। तो ये आपका हो गया जो है विरोधात्मक स्थिति में कैसे कि यद्यपि वह गरीब है, या कह सकते हैं कि वह गरीब है यद्यपि ईमानदार है, ठीक है। इसका वह गरीब है यद्यपि या फिर भी, केवल जरूरी नहीं है यद्यपि ही कहिए, किंतु परंतु लेकिन के सेंस में भी होता है, बशर्ते आपकी कंजक्शन ये जो है ये सबऑर्डिनेटिंग है जो है। अब ये सबऑर्डिनेटिंग का काम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में लगा करके दिखाया है ऐसे आपके कंजक्शन शुरू में ही लगेंगे, ठीक है। जैसे इसके अगले उदाहरण की बात करते हैं, ये तो आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया, समझने का प्रयास करिएगा कि ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट था, तो आपने कंपाउंड में बनाया तो फट से जो है बट का प्रयोग कर दिया, एट का स्टिल का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है। लेकिन जब इसी को कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे आप तो दो और आल दो का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसको प्रारंभ में लगाएंगे कि दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, या ऑल दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, ये प्रारूप हो जाएगा आपका। अब दूसरा कंप्लीट करने के लिए मैं वाक्य आपको बताता हूं, दूसरा एग्जांपल इसके लिए, ठीक है। तो दूसरे एग्जांपल के तौर पे कह लें कि ही इज, सॉरी सी इज कर लीजिए, सी इज लेजी, या कंप्लीट करके लिखते हैं, दो वाक्य नहीं लिखते हैं, कंप्लीट करने के लिखते हैं कि दो सी इज लेजी, सी इज लेजी, ठीक है, दो सी इज लेजी। इसके बाद मान लीजिए कि कामा यानी डॉट डॉट हो गया है, इसमें पूरा करना है कि यद्यपि वह आलसी है, ठीक है, या वह आलसी है यद्यपि क्या है, सी इज इंटेलिजेंट, ठीक है। तो इसको जब आप कंपाउंड में लिखेंगे तो सीधा लिखेंगे कि सी इज लेजी, विरोधात्मक स्थिति होती है, विरोधी गुण होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे इसको कंपाउंड में लिखेंगे तो सीधा लिखेंगे आप कि सी इज लेजी बट सी इज इंटेलिजेंट, या एट सी इज इंटेलिजेंट, कहेंगे कि वह आलसी है लेकिन बुद्धिजीवी है या बुद्धिमान है, ठीक है। या फिर दूसरे प्रारूप में भी लिख सकते हैं कि सी इज लेजी बट सी इज ब्यूटीफुल, वह आलसी है लेकिन सुंदर है, ठीक है। तो ये बट के प्रारूप में हो क्या, वैसे ही आप दो और आल दो के प्रारूप में जब लिख रहे हैं तो ये आपके कंजक्शन प्रारंभ में लिखेंगे, आप कामा के बाद उसको लिखेंगे कि दो सी इज लेजी, मान लीजिए इसके बाद डॉट दे दिया, हमको कुछ और लिखना हो तो लिख सकते हैं दो सी इज लेजी, कामा करके लिख देंगे सी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, सी इज ब्यूटीफुल, ये हो सकता है।
या अगर यह नहीं लिखना चाहते हैं तो इसका अर्थ क्या लेंगे कि वह आलसी है यद्यपि सुंदर है, ठीक है, या लेकिन सुंदर है। इस दो का लेकिन किंतु परंतु यद्यपि में सेंस लेते हैं, ठीक है। अब इस प्रारूप में यह भी नेक्स्ट, अगर प्रारूप को जोड़ें कुछ और, मान लीजिए कि यह न जोड़ करके कुछ और जोड़े, यहाँ डॉट 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 कर दिया हो तो, ठीक है, तो द सी इज लेजी, और इसके बाद जो है क्या कर सकते हैं, डॉट 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 का प्रारूप दिया हो तो कह सकते हैं कि सी इज क्लेवर, सी इज क्लेवर। यह भी लिख सकते हैं कि वह आलसी है यद्यपि चतुर है। तो यह वाक्य आपका पूरा हो जाएगा, और बोर्ड के पेपर में बिल्कुल ऐसे ही देता है विद्यार्थियों कि आपका आधा वाक्य दिया रहेगा और आधा आपको स्वयं कंप्लीट करना रहेगा, जिसमें कभी कंजक्शन लगा भी देता है और कभी हटा भी देता है। अभी तो मैं आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ा रहा हूँ, जब इन सबके कंजक्शंस आप जान जाएंगे तो कुछ सिंपल के भी वाक्य दे देता है, जैसे इंफिनिटिव टू का प्रयोग करके दे देता है, सिंपल फार का प्रयोग करके दे देता है, पार्टिसिपल का प्रयोग करके दे देता है। तो उसको भी हम कैसे कंप्लीट करेंगे, उन चीज़ों को भी हम सीखेंगे। कभी कभी केवल प्रीपोजिशन के थ्रू कंप्लीट करने के लिए दे देता है, तो उन चीज़ों को भी हम सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को जान लें, क्योंकि अधिकांशतः सेंटेंस इसके देता है, आपके कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के देता है, ठीक है। तो इसी वाक्य को आप आल्दो के थ्रू भी लिख सकते हैं कि although she is lazy, she is lazy, कामा करके लिख देंगे she is clever, ठीक है। तो इस तरह से ये वाक्य आपका पूरा हो जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा, आगे डॉट 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 दे दिया हो तो, ठीक है। इसी तरह से इसी पे इवन इफ का प्रयोग आप बीच में भी कर सकते हैं, ठीक है, कि she is lazy even if she is clever, ठीक है। तो इस तरह से इवन इफ को बीच में प्रयोग करके भी लिख सकते हैं। तो ये आपका विरोधात्मक स्थिति को व्यक्त करता है, यानी ये कंट्रेस्ट के आपके कंजक्शन होते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब आपको कंजक्शंस के नेक्स्ट पार्ट जो है अगले भाग में पढ़ने के लिए मिलेंगे। तब तक उम्मीद करता हूँ इसकी एक्सरसाइज आप सॉल्व करते रहिएगा। अगर आपको कमेंट मतलब कोई डिफिकल्टी फेस करना हो या फेस कर रहे हो जो है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।